हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू होने से पहले हम देखते हैं आज के कोट को। आज का मोटिवेशनल कोट स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आपका जो संघर्ष आज है वह कल जीत में निश्चित रूप से बदलेगी। इसीलिए आप लोग अपने कार्यों में लगे रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आज हमने प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों की व्याख्या को भी सम्मिलित किया है और आज का जो हमने प्रश्न शामिल किए हैं वो प्रश्न संविधान के विकास की यात्रा खंड से हमने इस प्रश्नों को सम्मिलित किया है। देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कथन पे आधारित है। पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। कथन 1 है, बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। कथन 2 है, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश। कथन 3 है, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्त करना। कथन 4 है, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है केवल 2 3, ऑप्शन सी है केवल 3 4, ऑप्शन डी है केवल 1 2 3 4। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें चारों कथन जो दिए हैं वह सत्य है। और यह जो प्रश्न है यह एनसीईआरटी की क्लास 11 की भारत की संविधान सिद्धांत और व्यवहार की जो पुस्तक है वो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है संविधान को जानने के लिए। उसका जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, उसी अध्याय में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1813 और ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। इसीलिए अतः यह कथन डी सही है। ठीक है, ये प्रश्न थे और इसका जो व्याख्या था दोस्तों ये। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न का जो व्याख्या है वह चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारी एकाधिकार को खो दिया बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। अतः इसका जो विकल्प होगा वह विकल्प सी, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी है 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1853 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हमें। चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर
लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतीयों को विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उसे बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। हालांकि परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। अतः विकल्प बी सही है। आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश कालीन भारत में बजट की व्यवस्था को 1860 से शुरू किया गया था। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? दोस्तों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अतः इसका विकल्प सी बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधान मंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नरों को। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित जो संघ था उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वह गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची किया गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए तथा अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की गई। अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लॉर्ड स्टेनली पहले भारत सचिव थे, इसलिए इसका विकल्प जो होगा वह सी सही होगा। बढ़ते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी।
जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1904, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 1930-32 में संपन्न 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। इसने सर्वप्रथम संघीय शासन की नींव रखी। इसकी विशेषताओं में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रमुख थे। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, ऑप्शन बी है पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, ऑप्शन सी है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। इस समिति में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अड़े, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, MR जयकर, शोएब कुरैशी आदि शामिल थे। दोस्तों, आज की प्रश्नों की सीरीज, प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।